गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आप देखेंगे इससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि संकुल कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसके लास्ट बताया था कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स को बताए थे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ IUPAC नामकरण जब आता है एग्जाम में तो आप IUPAC नाम कैसे करें। तो IUPAC नामकरण सीखने के लिए उसके 6 नियम होते हैं, उन नियमों को मैं आपको बताऊंगा और उसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप उसको कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो नियम है, नियम नंबर 1, जब हम IUPAC नाम पढ़ें तो सबसे पहले देखेंगे नियम नंबर 1। तो बच्चों नियम नंबर 1 जब आप बनाएं तो याद रखिए कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो 2 टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा और एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव। जैसे पहला नियम ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये वाला पूरा का पूरा जो आपका पॉजिटिव आयन है और ये पूरा का पूरा आपका यहाँ तक में आपका नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, उसके बाद नेगेटिव आयन को बोलते हैं। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ। सबसे पहले आप पोटेशियम को बोलेंगे, सेकेंड नंबर पे आप बोलेंगे हेक्सासाइनो को, लिगैंड को, और थर्ड नंबर पे आप बोलेंगे किसको, मेटल को। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम हेक्सासाइनाइड को साइनो बोलूंगा। क्यों बोलूंगा इसका थोड़ा बार एक्सप्लेन कर दूं मैं। याद रखिएगा कि जब भी कोई भी मेटल अगर नेगेटिव लिगैंड के साथ जुड़ा है तो उस मेटल के नाम के लास्ट में 8 और लिगैंड के नाम के लास्ट में O लगता है। जैसे यहाँ पर साइनाइड है, वो एक नेगेटिव लिगैंड है, तो साइनाइड को मैंने साइनो बोला, तो साइनो जब बोलूँगा तो जो मेटल है उसके नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा, इसलिए साइनो के बाद इसका नाम फेरस होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और यहाँ 6 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। ये हुआ पहला नियम। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं इसी चीज का। जैसे मान लिया हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया Hg और यहाँ पर लिख दिया मैंने I4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले वही नियम, इसको पहले बोलेंगे। जैसे इसको नंबरिंग 1 नंबर, ये 2 नंबर और सबसे लास्ट ये 3 नंबर। तो पहले किसको बोलेंगे, पहले अपन बोलेंगे हाइड्रोजन को। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन, 4 बार आयोडीन है तो नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडो, है ना। और हो जाएगा मरकरी है तो हो जाएगा मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट जैसे 8 लगाना है पता ही है, तो 4 से यहाँ 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब मरकरी में यहाँ पर आप रोमन में क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर भी 2 आया था तो यहाँ पर भी लिखेंगे रोमन में 2। तो पहला नियम आपको यही बताता है बच्चों। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम पहले नियम से मिलता जुलता है। कैसे, दूसरे नियम में धनायन नहीं रहेगा, पॉजिटिव आयन नहीं रहेगा। जैसे हम कुछ नाम बात करते हैं, जैसे Fe है, मैं देखिए पहले नियम से मिलता जुलता है ना, पहले नियम से एकदम मिलता जुलता है। कैसे मिलता है बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले नियम में शुरू में पॉजिटिव आयन को रखा था। शुरू में मैंने क्या रखा था, पॉजिटिव आयन को मैंने रखा था, देखिए यहाँ पर दोनों में। अब सेकेंड नियम में क्या है आपका, शुरू में पॉजिटिव आयन नहीं है, और जितने पॉजिटिव आयन नहीं है उतने नेगेटिव आयन जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, तो नाम आप कैसे बोलेंगे, ये तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा, पॉजिटिव नहीं है। तो अब 2 नंबर वाला जो है वो 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है, 2 नंबर वाला 1 नंबर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, ये देखिए। उसके बाद साइनाइड को बोलेंगे साइनो, और फिर वही हेक्सासाइनो फेरेट। और 6 से यहाँ घटाएंगे तो आएगा, कितना आएगा, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 है, तो 6 से 4 घटेगा, कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि आयन लगा है, माइनस हो चाहे प्लस हो, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, आयन लिखना है। इधर कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेट्रा, देखिए यहाँ पर टेट्रा है, टेट्रा, यहाँ हो जाएगा आयोडो, टेट्रा आयोडो। मरकरी को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और यहाँ पर भी कितना आएगा, 4 से 2 घटाया 2, और लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये तो हुए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब मैं एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ क्रोमियम लिखा है,
यहाँ पर आपका वाटर लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3+, और यहाँ पर मान लो लिखा है निकिल, यहाँ पर लिखा है C कैपिटल O, यहाँ लिखा है 4 और यहाँ पर कुछ नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि मैंने नियम 2 में जो ऊपर के 2 नाम बताए थे वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के बारे में थे, मतलब आपके ऋणात्मक संकुल के बारे में थे। अब जो नियम बता रहा है वो किसके बारे में है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का है और एक आपका जो है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का है। समझ में आ गया। अब इनको कैसे अपन बनाएंगे, है ना, इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं कैसे बनाना। तो आप ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, तो आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है एक जिसमें 3 लगा है वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है और उसके नीचे वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये वाला आपका क्या है, धनात्मक संकुल है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, धनात्मक कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिव संकुल, और उसके नीचे वाला कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, उदासीन संकुल या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कैसे नाम बोलेंगे, देखिए नेगेटिव रहता तो मैं यहाँ माइनस करता था, नाम तो वैसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, है ना, पानी है तो क्या बोलेंगे, एक्वो, हेक्सा एक्वो। उसके बाद कौन है बाबू दोस्त, कौन सा मेटल है, क्रोमियम, क्रोमेट नहीं बोलेंगे क्योंकि पानी एक न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, क्रोमियम, और यहाँ पर 3rd आयन, कितना आयन, 3rd आयन, क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ 3rd लगा है। उसी टाइप से इसमें देखेंगे नाम क्या होगा, 4 बार CO है तो नाम होगा टेट्रा, 4 बार तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। CO का नाम होता है कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, है ना। और यहाँ पर क्या है, निकिल है, क्या है यहाँ पर, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और यहाँ पर निकिल के बगल में क्या कर देंगे, 0। 0 क्यों करेंगे, 0 इसलिए करेंगे क्योंकि निकिल में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों ये हो गया 2 नियम। अब मैं अगले नियम की तरफ चलता हूँ, तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है वो लिगेंड के नामकरण से संबंधित है। तीसरा नियम क्या है, लिगेंड के नामकरण से। तीसरा जो नियम है, नियम 3 किसका है, लिगेंड का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। आप देखिएगा, मैंने इससे पहले बताया था लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से 3 बताया था, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप यहाँ पर एक नाम बस लिख दीजिएगा, एक साइड में लिखिएगा नेगेटिव, वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। उसके बाद पॉजिटिव, वो बहुत ही रेयर मिलेगा, और एक आता है उदासीन, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल, तो ये थोड़ा मिलेगा। अब देखते हैं, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, जो जो आपको काम आएगा उन्हीं को आपको याद रखना है। तो पॉजिटिव में आप बस याद रखिएगा NO पॉजिटिव, और हाइड्रोजीनियम भी होता है लेकिन आपका काम नहीं आएगा, है ना। ये इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, नाइट्रोनियम बोल दो, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, जो भी। न्यूट्रल में क्या क्या आएगा, वाटर आएगा, अमोनिया आएगा, एथिलीन डाइएमीन आएगा, और आपका एक आएगा अमोनिया, वाटर, एथिलीन डाइमीन, एक आएगा कार्बोनिल। ये 4 नाम आप याद रखिएगा, ये न्यूट्रल की श्रेणी में आते हैं, न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। एक्वा, अमोनिया, एथिलीन डाइएमीन और कार्बोनिल, ये 4 अगर कहीं दिखाई देते हैं तो समझ जाइएगा कि ये न्यूट्रल लिगैंड में आ रहे हैं। अब नेगेटिव में बहुत सारे हैं, नेगेटिव में ये सुनते जाइए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, है ना, नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, है ना। उसके बाद आपका एसीटेटो, हाइड्रोक्सो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, है ना। उसके बाद डबल वाले देखते हैं, डबल में आएगा सल्फेटो, कार्बोनेटो, है ना, और एक आएगा C2O4 डबल माइनस। तो इतने नाम बच्चों आपको याद रखने हैं। ये 2 माइनस वाले नेगेटिव चार्ज वाले हैं, और ये सब आपके सिंगल माइनस वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना नाम आपको याद रखना है। इनके नाम के लास्ट में O लगाना है, EM लगाना है पॉजिटिव में, और न्यूट्रल में जनरली आपको कार्बोनिल बोलना है, और बाकी के नाम अपवाद में आते हैं, जैसे वाटर को एक्वा, अमोनिया को एमीन, और एथिलीन डाइएमीन को एथिलीन डाइएमीन। अब ये तीसरा नियम हो गया लिगेंड को नाम को लेकर के।
अब जो फोर्थ रूल है वो क्या बताता है? फोर्थ रूल हमको जब हम पढ़ें तो फोर्थ रूल याद रखिएगा कि फोर्थ रूल जो है वो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट सिस्टम से है, मतलब जो अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है उसके सिस्टम से है ना। जब आप चौथा नियम पढ़ें तो याद रखिएगा कि चौथा नियम या फोर्थ रूल हमको इस बात को बताता है अल्फ़ाबेट सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में आपके पास बहुत सारी लिगेंड्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ क्रोमियम है, यहाँ पर मान लीजिए H2O 6 बार तो है, यहाँ पर क्लोराइड भी है, यहाँ पर नाइट्रो भी है और यहाँ पर लास्ट में क्लोराइड भी है। तो याद रखिएगा ऐसे में धातु तो रहेगा अपनी जगह में। आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके लिगेंड की संख्या बढ़ गई है। आपके पास वाटर तो लिगेंड है ही, उसके अलावा आपके पास क्लोराइड भी है और आपके पास नाइट्रो कंपाउंड भी है। तो ऐसे कंडीशन पे हम अंग्रेजी की जो वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट सिस्टम उसका यूज करते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में ABC के हिसाब से जो पहले आएगा उसको बोलेंगे। जैसे इसका नाम एक्वा है तो एक्वा का स्पेलिंग होता है AQA है ना। क्लोरो तो क्लोरो का स्पेलिंग C से स्टार्ट होता है और नाइट्रो का स्पेलिंग N से स्टार्ट होता है। और ये जो लास्ट में रहेगा काउंटर आयन जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको हमेशा बाद में ही बोलना है। क्या बोलना है? बाद में बोलना है, सबसे लास्ट में बोलना है। तो सबसे पहले बच्चों किसको बोलेंगे? इन लोगों को बोलेंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले एक्वा आ रहा है तो नाम होगा हेक्सा, फिर क्या आ जाएगा? एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर आ जाएगा आपका क्लोरो नाइट्रो, हेक्सा एक्वा क्लोरो नाइट्रो। उसके बाद देखेंगे क्रोमियम और जगह छोड़ देंगे धातु के बगल में और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्योंकि लास्ट में क्लोराइड है। तो आप देखेंगे कि ये तो उदासीन है, इसका नंबर हमेशा 0 होता है। तो अपने पास कितने नेगेटिव है? 3 नेगेटिव और सब में एक एक माइनस चार्ज है। तो टोटल कितने हो गए? 3। तो थर्ड क्लोराइड। तो ये ऐसा सिस्टम चलता है, इसको अल्फ़ाबेट सिस्टम बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें हमारे बहुत सा लिगेंड हो तो हम अल्फ़ाबेट सिस्टम करते हैं और जिसमें जितना नेगेटिव होता है उस नेगेटिव को जोड़ करके उसको मेटल के बगल में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में हम उसको फिट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 4। अब बच्चों नियम नंबर जो 5 है वो क्या बोलता है? नियम नंबर 5 जो संबंधित है वो है 20 वगैरह से। 20 30 किससे है? 20 कब लगाना है, ट्रिस कब लगाना है और टेट्रा किस कब लगाना है, ये सब कब लगाते हैं, ये नियम नंबर 5 है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले अगर आपके पास ये कहीं दिखाई दे दे एथिलीन डाइएमीन EN, क्या EN, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन EN। तो आप इसको कहीं भी अगर देख लेंगे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ये नियम लगाएंगे। अगर 2 लिखा है, क्या लिखा है? एथिलीन डाइएमीन 2 लिखा है तो उसको हम बोलेंगे 20। 3 लिखा है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रिस और 4 को बोलेंगे टेट्रा किस। इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऐसा याद रखिएगा। एक नाम देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ क्रोमियम लिख दिया, यहाँ पर मैंने H2O लिख दिया है ना, छोड़िए H2O मत छोड़िए, यहाँ पर लिख दिया EN लिख दिया ऐसे करके 2 बार और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 3 प्लस कर दिया, कोई बात नहीं। तो आप बोल सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और भी होता तो अपन करते कैलकुलेशन, तो इसका नाम होगा 20 एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। 20 एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। अगर और भी कोई होता यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट देखते कि एथिलीन डाइएमीन और जो और भी लिगेंड हैं उन दोनों में अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अपन ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उसको बोलेंगे, बाद वाले जो काउंटर आयन रहते हैं उसको बाद में बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट सिस्टम हमेशा लगाना है, उसके बाद 20 30 हमेशा EN पे ही लगेगा, है ना। समझ में आ गया बात। अब आता है नियम नंबर लास्ट, सबसे लास्ट नियम जो मैं आपको बता चुका हूँ। नियम नंबर 6 सबसे लास्ट जो बताया था मैंने कि अगर कोई भी मेटल है, कोई भी आपके पास मेटल है और उस मेटल के साथ अगर मान लीजिए आपका कोई नेगेटिव लिगैंड जुड़ा हुआ है, जो मैं शुरू में बताया था, कोई मेटल है और उस मेटल के साथ अगर आपका कोई नेगेटिव लिगैंड जुड़ा हुआ है तो हमेशा उस नेगेटिव लिगैंड के लास्ट के नाम में तो अपन O लगाएंगे, लेकिन मेटल के नाम के लास्ट में भी आपको 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8। जैसे इसका नाम देखेंगे
इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट, 6 से 4 गया 2 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। ये सबसे अंतिम नियम था। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा आईयूपीएससी का नाम खत्म। ठीक है कि हमने इन 6 नियम को पढ़ लिया, एक बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि समावयवता क्या होती है। आईयूपीएससी नाम के बाद हम पढ़ेंगे क्या, समावयवता के बारे में। क्या देखेंगे, समावयवता, समावयवता। अब बोलोगे सर ये समावयवता होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये होता क्या है, होता है एक्चुअली बच्चों ये है कि कुछ यौगिक आपको दिए रहेंगे, कुछ कंपाउंड्स आपको दिए रहेंगे, उसके जो अणु सूत्र होंगे, उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज होंगे, वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपके सेम होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो संरचना सूत्र है, वो आपका अलग होगा। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज अलग होंगे, उसको अपन बोलेंगे आइसोमर और या समावयवी, और इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस पूरे नाम को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब ये पता कैसे लगाएं, तो सबसे पहले हमारा जो आइसोमेरिज्म होता है उसका नाम होता है स्टीरियो आइसोमर, इसको हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, लिख लीजिएगा। पहला आता है त्रिविम समावयवता, या इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। इसमें 2 चीजें आता है, ये जो स्टीरियो आइसोमर है इसमें 2 लोग आएंगे, एक आएगा ज्यामितीय समावयवता, एक आता है प्रकाशिक समावयवता। क्या आएगा, एक आएगा ज्यामितीय समावयवता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आएगा आपका प्रकाशिक समावयवता, या इसी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या ऑप्टिकल आइसोमर इसमें फॉर्म होगा। तो ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपका स्टीरियो आइसोमर्स में। किस में आएंगे, स्टीरियो आइसोमर, मतलब त्रिविम समावयवता के अंतर्गत 2 आएंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं किसमें, ये पहला प्रकार है। दूसरा हमारा जो प्रकार होता है वो आता है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता दें कि ये त्रिविम समावयवता में क्या होता है। देखिए ज्यामितीय जो समावयवता पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे सिस और ट्रांस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सिस और ट्रांस के बारे में, समपक्ष और विपक्ष, इसको बोलेंगे समपक्ष और ये बोलेंगे विपक्ष। इसमें क्या होगा ये भी थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैं आपको। प्रकाशिक समावयवता में आपको पढ़ना है, ठीक है, किरल केंद्र, किरल केंद्र है ना, चिरल सेंटर पढ़ना है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स पढ़ना है, जो एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल अध्यारोपित नहीं होते हैं, उनमें आपको प्रकाशिक समावयवता दिखानी है। तो ये चीज। अब ज्यामितीय समावयवता के अंतर्गत क्या आती है, तो बच्चों ज्यामितीय समावयवता में हमारा क्या आएगा, जिसमें हम संरचनात्मक में हम संरचना बनाएंगे, अलग अलग संरचनाएं। कैसे, इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे, इसको पहला जो समावयवता है जो पूछता है वो है आयनन समावयवता, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है आपका हाइड्रेटेड समावयवता, या इसी को बोलेंगे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तीसरा आपका आता है बंद समावयवता, या इसी को अपन बोलेंगे बॉन्ड आइसोमेरिज्म। और लास्ट आता है आपका उप सह संयोजी समावयवता, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, बॉन्ड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इन सभी आइसोमर को हम कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम सिस्टमेटिक चर्चा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको त्रिविम समावयवता में बता दूं सिस और ट्रांस समावयवता के बारे में। देखिए सिस समावयवता और ट्रांस समावयवता को एक अच्छे एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ प्लेटिनम है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 2 नेगेटिव को ऐसे लिख दिया और 2 न्यूट्रल को मैंने ऐसा लिख दिया। समझ में आ रहा मेरी बात।
और यहाँ पर करके मैंने यहाँ पर 2 माइनस कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर 2 नेगेटिव लिगैंड, ये एक ऐसा दिख रहा है चतुष्फलक आपका वर्गाकार टाइप का दिखाई दे रहा है, स्क्वायर टाइप का। तो इसमें देखिएगा कि 2 लिगैंड जो है एकदम क्लोज हैं, 2 नेगेटिव लिगैंड क्लोज है, जो न्यूट्रल लिगैंड क्या एकदम क्लोज है। तो जब क्लोज रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सिस आइसोमर। लेकिन जब उल्टा हो जाए, उल्टा हो का मतलब क्या है, क्या देखिएगा, मैं आपको यहाँ गेम क्या खेलूंगा, अब मैं यहां से कर दिया एकदम अलग अलग, मतलब 180 पे कर दिया। क्या कर दिया, 180 में, मतलब पहले क्या थे 90 डिग्री में थे और अब क्या आते हैं सेम लिगैंड 180 पे आ गए। तो आप ऐसे पता लगा लेंगे कि जब 90 पे रहेगा कोई भी 2 सेम लिगैंड तो उसको हम समपक्ष बोलेंगे या इसको सिस बोलेंगे, और 2 सेम टाइप के लिगैंड नेगेटिव न्यूट्रल अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब 180 पे रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर या इसको बोलेंगे विपक्ष समावयता। ये हो गया आपका ज्यामितीय समावयता के अंतर्गत। अब आता है प्रकाशिक समावयता क्या होती है, कैसे पता लगाओगे प्रकाशिक समावयता। देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशिक समावयता में आपको देखना है कि कोई भी ऐसे 2 आइसोमर जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एक नाम बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ, मेटल कोई भी है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर मान लीजिए कि 2 क्लोराइड है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ईएन लिखा है ना, मतलब आपके क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ईएन लिखा, ठीक है। और ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सिस है, क्या है, ये आपका सिस है। आप देखेंगे कि 2 क्लोराइड आपके पास में है, ठीक है, है ना। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन करके ऐसे लिखूं, यहाँ मेटल कर दूं और यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं, या देखिए यहाँ पर Cl लिखूं, यहाँ पर Cl लिखूं और En को कहाँ लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दूं। समझ में आया। तो आप देखोगे, क्या देखोगे, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपका 180 पे आ रहा है और ये आपका 90 पे आ रहा है। तो ये आपका जो है, इसको अगर आप मिरर में देखोगे, कहाँ देखोगे इसको, मिरर में देखोगे, तो ये जो हो जाएगा है ना, सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब आपका जो है अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है इसको, मतलब आप देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, मतलब ये वाला साइड इधर आ जाएगा, ये वाला साइड इधर आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप मिरर में देखोगे, ठीक है, तो ये आपको वैसा ही दिखाई देगा। कहने का मतलब है ये वाला आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये वाला जो है आपका वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। मतलब ट्रांस कंपाउंड जो होंगे वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, जैसे ये वाला, और ये वाला जो कंपाउंड होगा ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि इसमें किरल सेंटर है और इसमें जो है किरल सेंटर नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अंग्रेजी का जो वर्ड ओ है वो आईने में देखोगे तो वही होगा, लेकिन अंग्रेजी का वर्ड जो है बी, वो अगर आईने में देखोगे तो आपको वैसा नहीं दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो बी जो है उसमें आपका किरल का सेंटर है, लेकिन ओ में जो है वो किरल का सेंटर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि वो जो है आपका उसमें किरल सेंटर जो है होना चाहिए, मतलब सभी जो है बराबर नहीं होने चाहिए। चलिए, ये हो गया मेरा कौन सा प्रकाशिक समावयता, जिसमें आपने देखा कि जिसमें ऑप्टिकली ये आपका होना चाहिए, आपको जो सिस वाले होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो ट्रांस वाले होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहे हैं कौन सी समावयता, संरचनात्मक समावयता। इसको आप बस देख लीजिए, बहुत इजी है। संरचनात्मक समावयता को कैसे पहचाने, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयता बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। संरचनात्मक समावयवता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जिसमें सबसे पहले देखिए मैं 4 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, इन चारों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी क्या समावयता है। सबसे पहला क्या था बच्चों, सबसे पहला था आयनन समावयता, या इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये पहला था। दूसरा क्या था हमारा, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड समावयता। तीसरा हमारा क्या था बच्चों, हमारा था तीसरा बंद समावयता, क्या था, बॉन्ड आइसोमेरिज्म।
और चौथा था हमारा क्या था, त्रिविम। इसको लिंकेज ही बोलते हैं, या इसी को क्या रखना, लिंकेज भी बोलते हैं, लिंकेज समावेयता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लास्ट क्या था, कोऑर्डिनेशन, उप सह संयोजी समावेयता, या इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन सा आइसोमेर में कैसे है? तो देखिए आयनन समावेयता को पहचानने का तरीका, मैं कोई भी एक नाम बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा Cr, यहाँ लिखा H2O, यहाँ लिखा Cl, यहाँ लिखा Cl, और यहाँ पर लिख दिया Cl2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सल्फेट। आप ध्यान दे रहे हैं ये सल्फेट है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, यहाँ क्रोमियम है, फिर यहाँ पर वही H2O लिखा, यहाँ 6 बार लिखा, सल्फेट को अंदर किया और क्लोराइड को क्या किया, बाहर किया। आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता हो, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें दो नेगेटिव आयन का एक्सचेंज होता हो, मतलब अंदर का नेगेटिव आयन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर था वो कॉम्प्लेक्स के बाहर चला जाए, और बाहर का जो नेगेटिव आयन था वो कॉम्प्लेक्स के क्या आ जाए, अंदर आ जाए, तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। हाइड्रेट में कैसा होगा देखिए, जैसे मैं एक नाम बता रहा हूँ CrCl3 और 6H2O, ये नाम मैंने लिखा। अब देखते बस जाइए, मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर Cr लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं वाटर को 6 बार कर रहा हूँ, और लास्ट में मैं यहाँ पर Cl को 3 बार कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि अब मैं थोड़ा गेम खेलूँगा, यहाँ पर Cr लिखूँगा, यहाँ पर H2O 6 की जगह में यहाँ पर H2O में 5 करूँगा, एक Cl को अंदर लाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ, इसमें हो ही रहा है कि ये जो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है ये केवल एक्वो कॉम्प्लेक्स में होता है। किसमें होता है, एक्वो कॉम्प्लेक्स में, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें पानी हो और पानी के साथ कोई नेगेटिव जुड़ा हुआ हो। तो आप देख रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल पहले जब था तो वो 6 था, 6 मॉलिक्यूल थे अंदर में, लेकिन जब मैंने सेकेंड वाला इसका बनाया ये वाला, तो क्या किया, मैंने एक वाटर को बाहर निकाल दिया और उस वाटर के स्थान पर मैंने क्लोराइड को ले आया। देख रहे हैं, क्लोराइड पहले 3 था बाहर में, अब क्लोराइड बाहर में कितना है, 2 है। वाटर पहले अंदर में कितना था, 6 था, अब 5 है, तो एक वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। 2 बार भी निकल सकता है तो एक क्लोरीन और अंदर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जितने वाटर मॉलिक्यूल आपके कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे उतने क्लोराइड के मॉलिक्यूल आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आएंगे। तो ऐसा अगर होता है तो ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमर या हाइड्रेटेड समावयवता। अब बंध को कैसे पहचानेंगे, जैसे मैंने एक नाम लिया क्रोमियम, यहाँ लिखा H2O, यहाँ लिखा 6। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नाम हो, यहाँ पर आप क्रोमियम लिए, मैं बार बार वही ले रहा हूँ, H2O लिया, यहाँ 6 लिया और यहाँ पर SCN लिया। याद रखिएगा भाई साहब, अगर आपके पास NO2 है, NO3 है, SCN है, SNC है, ये नाम को मत भूलिएगा, ये जो मैं मार्क किया हूँ यहाँ पर, ये अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में दिखाई देते हैं तो ये आपके एम्बिडेंटल लिगांड नहीं, ये आपके क्या बोलना चाहिए इसको, ये आपके ऐसे लिगांड हैं जिसमें 2 मुंह होते हैं, इधर से भी डोनेट कर सकते हैं और उधर से भी डोनेट कर सकते हैं, मतलब हम इसको उभयदंती लिगांड बोलेंगे, एम्बिडेंटल लिगांड्स। क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड लिगांड। आप देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास भी कैपेसिटी होती है कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन के पास भी कैपेसिटी होती है कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे साइनाइड में नाइट्रोजन के पास और सल्फर के पास, इन दोनों के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको ऐसे एम्बिडेंटल लिगांड दिखाई देते हैं, आप श्योर हो जाइए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम होगा लिंकेज आइसोमर कॉम्प्लेक्सेस, या इसको बोलेंगे बंध समावयवता। ठीक है, तो ये पहचान है नाइट्रो, नाइट्रेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो होगा। तो अब आता है लास्ट उपसहसंयोजी समावयवता। कैसे पहचानोगे, बस देखते जाना। मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ये देखिए, बस देखते बस जाओ और आप बस देखो और समझ जाओगे। Fe, यहाँ पर Cn, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3-। आपको क्या समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स है, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है 6 वाला और एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है 6 वाला। मतलब 6 क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसहसंयोजी संख्या है। अब होगा क्या कोऑर्डिनेशन या उपसहसंयोजी समावयवता में, है ना,
तो जब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास हो, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें लिगेंड का एक्सचेंज करना है। ध्यान देना, यहाँ पर क्रोमियम के पास पहले कौन हुआ करता था? वाटर हुआ करता था। मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं वाटर के जगह में साइनाइड को ला रहा हूँ। दूसरा तुम्हारा आयरन जो था, उसके पास पहले क्या हुआ करता था? साइनाइड हुआ करता था। मैं उसके पास क्या ला रहा हूँ? मैं उसके पास वाटर ला रहा हूँ। मतलब उस मेटल का लिगेंड, उस मेटल के पास, देखिए क्रोमियम के पास अभी वाटर नाम का लिगेंड था, आयरन के पास साइनाइड नाम का लिगेंड था। तो दोनों ने क्या किया? लिगेंड का एक्सचेंज किया। तो लिगेंड का जैसे ही एक्सचेंज किया तो देखिए, जब वाटर आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स में प्लस आ गया, और जब साइनाइड नेगेटिव आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव आ गया। तो आपको डेफिनेशन भी ऐसे ही बोलना है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब ऐसा आइसोमर है, या ऐसो आइसोमर्स को बोलते हैं जिसमें दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला होता है और एक कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स होता है। तो दोनों के बीच में आपका लिगेंड का एक्सचेंज होता है। मतलब आपका देख रहे हैं, क्रोमियम के पास पहले वाटर था, अब उसके पास साइनाइड आ गया। आयरन के पास पहले साइनाइड था, अब उसके पास वाटर आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास साइनाइड जाएगा उस कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, और जिसके पास वाटर जाएगा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। वाटर, अमोनिया जहाँ भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव लाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बता दिया आइसोमर के बारे में और IUPAC नाम के बारे में। अब आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको इससे काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। कल इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी, इसके पार्ट 3 की, इसमें हम आपको बताएंगे संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।